कम हो रही थी, मुल्क में अंदर महंगाई कम तरीन सतह के ऊपर थी। ये वो कहानी है जो 2018 की है और मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत थी। और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पिछले 4 साल पहले जब 2013 में नवाज शरीफ साहब ने अपने इक़्तिदार का सफ़र शुरू किया तो उस वक़्त मईशत को बहाल करते हुए 19 घंटे की लोड शेडिंग थी, जो कि 2018 में न सिर्फ मंसूबे लगाए बल्कि उनको इम्प्लीमेंट किया और पाकिस्तान की आवाम को 2018 में लोड शेडिंग से छुटकारा हासिल हुआ। दहशतगर्दी का मामला हो तो नवाज शरीफ साहब ने तमाम सियासी इख्तलाफात छोड़ते हुए सूबों को इकट्ठा किया, मुल्क की फेडरेटिंग यूनिट्स को इकट्ठा किया, तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया और दहशतगर्दी की कमर तोड़ी, मईशत बहाल की। और मईशत ना सिर्फ बहाल की बल्कि मैंने जैसे कहा कि IMF के प्रोग्राम को रोल बैक करके खुद अपने पैरों पर खड़ी की। सियासी अदम इस्तेकाम आया 2016 में, जब एक सोची समझी साजिश के तहत मुल्क के 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म को एक घटिया इल्ज़ाम, झूठे इल्ज़ाम के ऊपर घर भेजा गया। बेटे की कंपनी से तनख्वाह ना लेने पे उनको घर भेजा गया एक अकामे के ऊपर। और 2018 में RTS को बिठा के, ये कहानी उन लोगों के लिए, ये मैं क्यों दोहरा रही हूँ, उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो इस झूठ, मुनाफकत, फसाद, इंतशार के घेरे में हैं। और ये 2018 में वो मुल्क जो अशारिये मैंने आपको बताया कि 2018 में ये मुल्क 6.2% पर, और ये रिपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आकर रिलीज़ की थी। और तमाम जो फोकस था वज़ीर आज़म हाउस का वो सियासी इंतकाम पे था, लोगों पे बोहतान, इल्ज़ाम, पगड़ियाँ उछालना, जेलों में डालना, झूठे मुकदमे बनाना। और वज़ीर आज़म हाउस को अगवा खाना बनाया गया। वहाँ एसेट रिकवरी यूनिट शहजाद अकबर साहब की सरबराही में बनाया गया, जिसने सिर्फ 4 साल एसेट मेकिंग की, लोगों पे बोहतान लगाए, सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके, अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करके लोगों को, अपने सियासी मुखालफिन को, मीडिया को सजाए मौत की चक्कियों में रखा, उन पर झूठे मुकदमात बनाए और उन मुकदमात को अदालतों में साबित नहीं कर सके, उन इल्ज़ामात को साबित नहीं कर सके क्योंकि सबूत मौजूद नहीं था। पाकिस्तान में कोई ऐसी अदालत नहीं थी जहां मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने अपना केस ना लड़ा हो, अपना जवाब ना दिया हो, और इसके बरक्स नैब ने हर अदालत में सबूत देते वक्त एडजर्नमेंट्स मांगी और कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। किसी कोर्ट में ये इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके। तमाम इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए, तमाम नीच हरकतें इस्तेमाल करते हुए नहीं कर सके। फिर इसी चीज़ का तसलसल, ये डेली मेल की स्टोरी नहीं थी। ये आप समझें अगर कि ये अखबार में, डेली मेल में डेविड रोज़ एक जर्नलिस्ट ने स्टोरी छापी थी, ऐसा नहीं हुआ था। इमरान, ये जब मैंने पहली प्रेस टॉक की थी, जब ये स्टोरी छपी थी, तो ये तस्वीर मैंने दिखाई थी आप लोगों को, आपको याद होगा। ये तस्वीर में डेविड रोज़ साहब, जिन्होंने डेली मेल में ये स्टोरी छापी थी इमरान खान साहब के कहने पे, और शहजाद अकबर साहब इसके कोऑर्डिनेटर थे, उन्होंने डेविड रोज़ को पाकिस्तान बुलाया था और पाकिस्तान बुलाकर उन्होंने ये तमाम मंसूबा बनाया था। और मंसूबा इतना घटिया था, इतना नीच था कि इस स्टोरी में ये कहा गया था कि शहबाज शरीफ साहब ने 2005 में ज़लज़ले के जो पैसे आए थे वो खा गए थे। ये याद रहे कि 2005 में शहबाज शरीफ साहब पंजाब के वज़ीर आला नहीं थे। उसके बाद ये स्टोरी छापी गई जिसमें कहा गया कि जो डिफिड की ग्रांट आती है पाकिस्तान के अंदर, जो हेल्थ में आती है, एजुकेशन में आती है, इम्यूनाइजेशन में आती है, जो डोनर फंडिंग आती है, वो तमाम, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि वो अपनी ग्रांट खा जाता है, करप्शन करता है, चोरी करता है। इल्ज़ाम वो शहबाज शरीफ पर लगा रहे थे लेकिन नुकसान पाकिस्तान को पहुंच रहा था। और इस स्टोरी में ये कहा गया
कि ये पैसे शहबाज शरीफ और उनकी फैमिली ने जो डिफिड के जो टैक्स पेयर मनी आता है पाकिस्तान में, इन तमाम मंसूबों के लिए वो शहबाज शरीफ खा गए हैं। और उसके बाद अगले ही दिन, आपको याद होगा, इतवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, डेली मेल ने डिफिड के लोगों ने, यूके गवर्नमेंट ने एक रिबटल दिया कि ये स्टोरी झूठी है। ट्रांसपेरेंसी के वो तमाम SOPs बताए गए उस स्टोरी में, रिबटल में, कि किस तरह ग्रांट का पैसा, डिफिड का पैसा आके खर्च होता है, प्रोजेक्टाइजेशन होती है और उसके ज़रिए वो पैसे को रिलीज़ करते हैं और उन चीज़ों पर वो पैसा स्पेंड होता है। तमाम वो मंसूबे जो शहबाज शरीफ ने 10 साल इम्प्लीमेंट किए इंटरनेशनल ग्रांट्स के, उन तमाम की रिपोर्ट्स ये चीख चीख कर वाजिया तौर पर कह रही हैं कि जितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ पंजाब के अंदर ग्रांट मनी को यूटिलाइज किया गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन डेविड रोज को बुलाकर मंसूबाबंदी कर कर इमरान खान साहब ने वजीर आजम हाउस में ये स्टोरी प्लांट करवाई थी। शहजाद अकबर साहब ने नैब के कैदियों को एक्सेस दी थी जिनको डेविड रोज साहब मिले थे, वही इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन के अंडर ये केसेस थे, उन लोगों को जिनको बंद किया हुआ था डेविड रोज को उनको मिलवाया, ये साबित करने के लिए कि नैब के अंदर जितने केसेस हैं वो तमाम केसेस ठीक हैं और सबूत मौजूद है। वो रेफरेंसेस जो अभी फाइनलिटी अटेन जिन्होंने नहीं की थी, वो रेफरेंसेस डेविड रोज के हवाले किए गए। इन्होंने समझा था कि ये नैब का चेयरमैन है। पता नहीं डेविड रोज की कौन सी वीडियो इमरान खान साहब के पास थी, ये अभी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। और फिर शहजाद अकबर साहब को कोऑर्डिनेटर बनाया गया, ये स्टोरी छापी गई। और जब ये स्टोरी छपी, ये मैं आपको जहनियत बता रही हूँ, ये एक केस नहीं है, ये तो एक स्टोरी है। इन्होंने जितने केसेस 4 साल में जमा कराए, कोई सबूत नहीं दिया। अदालत में के जो फैसले हैं, जो बेल्स के फैसले हैं तमाम लोगों के, अगर आप वो पढ़ें तो शर्म से सर झुक जाता है कि किस तरह इन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। और उसके बाद जब ये कुछ चीज़ें आपको बतानी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं ऑडियंस को, और मैं मीडिया को भी कहूँगी कि वो ज़रूर इसको फोकस करे कि ये 3 साल, ये जब शहबाज शरीफ साहब पे ये इल्ज़ाम लगा, शहबाज शरीफ साहब ने यूके की हाई कोर्ट के अंदर डेफेमेशन सूट फाइल किया। और डेफेमेशन सूट जब फाइल किया तो 3 साल ये मुकदमा चलता रहा। जनवरी 29, 2020 को ये सूट फाइल हुआ था और फरवरी 17, 2020 को कोर्ट ने रेफरेंस किया और फरवरी 17 को रेफरेंस हुआ और अप्रैल 20, 2020 को जज ने ये फैसला किया। क्वींस बेंच था, हाई कोर्ट, लंदन हाई कोर्ट का, और उन्होंने कहा कि हम अप्रैल 21 फर्स्ट और जुलाई 31, 2020 तक वो विंडो रखेंगे हेयरिंग की, जिसमें इसकी हेयरिंग की जाएगी। और उसके बाद जो मई 7, 2020 पे एक ऑर्डर पास होता है कि हमें एक्सटेंशन चाहिए, तो जज साहब उनको एक्सटेंशन का ऑर्डर पास करते हैं मई 7, 2020 को। और उसके बाद 3 साल ये केस चलता है, 3 साल। और 3 साल इस केस के अंदर 9 एक्सटेंशंस ली जाती हैं और उन 9 एक्सटेंशंस के अंदर ये कहा जाता है कि हमारे पास अभी पहले जो 3 एक्सटेंशंस ली गई और वो एक्सटेंशंस हर महीने ली जाती हैं। मैं सिर्फ आपको वो महीने ज़रूर बताना चाहती हूँ कि ताकि ऑडियंस को ये पता चले कि ये जो आज बातें की जा रही हैं कि ये जी बड़ा एक अपॉलॉजी आ गई, ये अपॉलॉजी ऐसे नहीं आ गई, ये ट्रायल से केस गुजरा है यूके की हाई कोर्ट के अंदर। और मई में ली एक्सटेंशन, 2021 से एक्सटेंशन शुरू हुई, जो कि पहले 20 से उन्होंने डिलेज मांगे कि जी कोविड है, सिक्योरिटी इशू है पाकिस्तान में, हम एविडेंस लेने नहीं जा सकते। उस वक्त के बाद 2021 में 9 एक्सटेंशंस ली गई, मई में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, फरवरी में 2 एक्सटेंशंस ली गई और फिर मार्च 8, 2022 तक एक्सटेंशंस ली गई। और फिर कहा हम फाइल करते हैं अपना सूट। जब फाइल करने गए तो जब इनके लॉयर्स थे, उन्होंने कहा कि जो इल्ज़ाम हमने शहबाज शरीफ पर लगाया है उसके हमारे पास सबूत मौजूद नहीं है। ये लॉयर्स डेविड रोज और डेली मेल के कह रहे हैं। और उस वक्त इन्होंने डेविड रोज से टॉक शोज कराए, मीडिया पे हेडलाइंस चलवाई, उसके बाद इन्होंने अखबारात की जीनत बनाया इस खबर को,
बोहतान लगाए, इल्ज़ाम लगाए, और इल्ज़ाम मैंने जैसे पहले कहा शहबाज शरीफ के खिलाफ तो और भी इल्ज़ाम लगा रहे थे, लेकिन इसकी नौयत इतनी घटिया और ख़तरनाक थी कि ये उस फॉरेन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो डोनर मनी होता है, जो टैक्स पेयर का मनी होता है, जो पाकिस्तान में तालीम के लिए, सेहत के लिए, बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए, इम्यूनाइजेशन के लिए, पोलियो के लिए आता है, जो ग्रांट्स देती हैं दूसरे ममालिक, ये उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया इन्होंने कि शहबाज शरीफ खा गया। इनको इतना एहसास नहीं हुआ कि आप मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, आप 22 करोड़ अवाम के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। उसके बाद इनसे फर्स्ट ऑर्डर जब आया और उसके बाद इन्होंने फिर एक्सटेंशन मांगी, इनके लॉयर्स ने कहा, और जब वो एक्सटेंशन इनको मिली उसके बाद भी इन्होंने कोई सबूत जमा नहीं कराया अदालत लंदन हाई कोर्ट के अंदर। और लंदन हाई कोर्ट के अंदर जब कोई सबूत जमा नहीं कराया तो आपको याद होगा कि फरवरी 5 2021 को जस्टिस मैथ्यू ने, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि उसके अंदर जस्टिस मैथ्यू ने ये कहा है कि ये फर्स्ट डिग्री डेफेमेशन कैटेगरी के अंदर आता है, और इनको इस ऑर्डर में ये लिखा कि आपने फर्स्ट डिग्री चेज लेवल 1, जिसको टेक्निकल लीगल ज़बान में कहते हैं, उसका आपने इल्ज़ाम लगाया, इसके खिलाफ, इसके जो आपने इल्ज़ाम लगाया उसके सबूत दें। इन्होंने कोई सबूत जमा नहीं कराया। और उसके बाद वो केस उस दिन शहबाज शरीफ साहब जीत गए थे, लेकिन क्योंकि इनको वक्त मिल गया था तो हमने वो कोर्ट ने इंतज़ार किया, कोई सबूत जमा नहीं कराया। और उसके बाद हकीकत ये है कि ये जो इन्होंने मुल्क के साथ खिलवाड़ खेला, हकीकत ये है कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी की है डेली मेल ने कि हमारी खबर झूठी थी, हमने इल्ज़ाम लगाया था, हमने डेफेमेशन को उन्होंने एडमिट किया है, और उसके अंदर ये बात बोली है कि, और ये अजीब मंतक है, इनकी जहनियत देखें आप, इनकी जहनियत क्या है कि डेली मेल माजरत कर रहा है, डेली मेल माफ़ी मांग रहा है, और जो उस वक्त डेली मेल के स्पोक्स पर्सन थे वो आज उस स्टोरी का दिफा कर रहे हैं। ये दिवालियापन का शिकार है ये प्रोपेगेंडा ग्रो, और उसकी स्टोरी के अंदर से चीजें कह रहे हैं कि नहीं जी वो नैब का हिस्सा माफी मांगी है। अगर नैब का हिस्सा माफी मांगी थी तो अनकंडीशनल अपॉलॉजी करके पूरा आर्टिकल क्यों विड्रॉ किया? तमाम वो लिंक्स विड्रॉ किए हैं जिसके ऊपर ये आर्टिकल था गूगल के साथ। उन कोर्ट में उन्होंने कहा है कि हम गूगल के साथ काम करके तमाम वो लिंक्स डिलीट करेंगे जिसके अंदर ये स्टोरी हमने छापी थी। और उस वक्त सारा फोकस, आज कहते हैं मईशत तबाह हो गई है, आज कहते हैं महंगाई है, आज कहते हैं कि मुल्क दिवालियापन की तरफ जा रहा है। 2018 में यही मुल्क 6.2% पे तरक्की कर रहा था, महंगाई की शरह 3% थी, मुल्क में सीपैक और रोजगार था। 4 साल इनका फोकस ये इस किस्म की हरकत के ऊपर था। आपको नेशनल क्राइम एजेंसी एनसीए का केस याद होगा, एफआईए का पूरा केस उठा के एनसीए भेज दिया गया कि शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। 10 साल की इन्वेस्टिगेशन एनसीए, नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने की, जिसके अंदर उन्होंने फैसला दिया कि कोई करप्शन, कोई मनी लॉन्ड्रिंग, कोई मिस यूज़ ऑफ फंड्स नहीं हुए, कोई इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। ये यूके की नेशनल क्राइम एजेंसी ने दिया। और कल यूके की लंदन हाई कोर्ट ने फैसला, ये केस जहां डेफेमेशन का था, उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी की है डेली मेल ने। जितने केसेस पाकिस्तान में किए, 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सके इन। और 4 साल अगर 6.2% तरक्की करते, मुल्क पर तरक्की पर फोकस करते, तो आज 10% तरक्की होती, जो हम छोड़कर गए थे, नवाज शरीफ छोड़कर गया था, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत छोड़कर गई थी। अगर मुल्क के अवाम के नौजवानों के रोजगार के लिए काम कर रहे होते तो 1 करोड़ लोग बेरोजगार ना होते 4 साल में। अगर वजीर आजम हाउस मुल्क में महंगाई ख़त्म करने का काम कर रहा होता, मईशत को तरक्की देने का काम कर रहा होता, तो जिस वक्त ये अप्रैल 2022 में गए हैं, उस वक्त 16% महंगाई, 18% महंगाई ना होती। उस वक्त वही महंगाई होती जो 3% पर हम छोड़ कर गए थे, 2.3% पर खाने पीने की अशिया की छोड़ कर गए थे, बिजली बना कर गए थे, बिजली महंगी की, महंगाई मुल्क में मुसल्लत की, क्योंकि फोकस सिर्फ और सिर्फ सियासी मुखालफिन के खिलाफ इल्ज़ाम, बोहतानबाजी, मुल्क की मईशत को रोकना,
मुल्क की तरक्की को रोकना, हर चीज मुंजमद कर दी, हर चीज बंद कर दी, लोगों को जेलों में बंद कर दिया, मईशत तबाह कर दी। फोकस ये था और आज भी वही फोकस है। ये जो डेली मेल की अपॉलॉजी आई है, ये बड़ा सोचने समझने की बात है कि सारे पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स और नैब की अदालतों से इन ये सबूत नहीं दे सके और जमानतें हो गई। यूके की अदालतें जिनकी ये मिसालें देते हैं, वहां पे इनको जो केसेस के जवाब आ रहे हैं कि कोई करप्शन का, कोई मिसयूज का, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम नहीं मिला। और 4 साल मुल्क के साथ क्या किया इन लोगों ने? मुल्क को श्रीलंका बनाने की कोशिश की। और आज भी जब मुल्क में तरक्की देखते हैं, जब मईशत को ठीक होते देखते हैं, जब महंगाई को कम होते देखते हैं, IMF को खत लिखने की साजिश कर देते हैं। मुल्क के इक़्तिदार को छोड़ते ही कौमी मफादात साइफर, खारजा पॉलिसी को तबाह करने के लिए वो साजिश का भौंडा जिसको कहते हैं इट इज ओवर एंड इट इज बिहाइंड मी। ये क्या तमाशा है? इनको सुनने वाले लोग, इनकी बात को सच समझने वाले लोग इस बात को समझें